हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है और इसके अंतर्गत हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखे होंगे और इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। हमारा थर्मोडायनामिक्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और डेरिवेशंस हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके जेई मेंस एडवांस और नीट लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है यहाँ पर कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान देना है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर हैं देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम कहते हैं कि वो दोनों बॉडीज क्या हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। गॉट माय पॉइंट? तो लेट्स सी, इफ टू बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर, if two bodies have same temperature then they are said to be in thermal equilibrium। तो हम कहते हैं कि वो दोनों बॉडीज क्या हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मीन्स इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, इट मीन्स दैट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब ये हुआ कि ए और बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। गॉट माय पॉइंट? तो ध्यान देना, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। आई थिंक सबको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर हैं तो वो दोनों क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहीं पर हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? अगर अलग अलग दो बॉडीज किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ध्यान देंगे, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इफ टेम्परेचर ऑफ B is equal to temperature of A and temperature of C equal to temperature of A, then as per zeroth law of thermodynamics क्या होना चाहिए? TB equal to TC होना चाहिए। मीन्स अगर बॉडी B और C अलग अलग A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो B और C आपस में भी क्या होती हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। इस रूल को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, according to this law if two bodies are separately in thermal equilibrium with a third body then these two bodies will also be in thermal equilibrium। Got my point? तो ये बात समझ में आ जाती है कि अगर दो बॉडीज अलग अलग किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गॉट माय पॉइंट बच्चों? तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। ध्यान देना बच्चों, ये क्या होता है? इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। आपने बच्चों ध्यान दिया होगा कि
कि अगर हम ऐसे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं, क्लियर है, क्या करते हैं, रब करते हैं, देन वी फील सम हॉटनेस, तो हमें क्या हो जाता है, कुछ गर्माहट का एहसास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर है ना, और ये हीट को हम वर्क में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट कहते हैं, क्लियर है। मीन्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट and heat too can be converted into work with following relation क्या है बच्चों, W इक्वल टू JQ होता है। इस रिलेशन से हम इसे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर J क्या होता है, J बेटा यहाँ पर एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। क्या होता है ये, कन्वर्जन फैक्टर होता है, नॉट अ क्वांटिटी, ये कोई क्वांटिटी नहीं होती है। और याद रखना है जे की जो वैल्यू है दैट इज 4.18 जूल पर कैलोरी, या फिर इसी को लगभग लिख सकते हैं हम लोग 4.2 जूल पर कैलोरी, क्लियर है। और इसी को लिखा जाता है जे इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी, या फिर लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी, क्लियर है, गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, वर्क और हीट का क्या है इक्विवेलेंस, गॉट माई पॉइंट। इतनी बात समझ में आ जाती है, क्लियर है बच्चों। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट क्या है। अब ये जो फार्मूला हमने पढ़ा W इक्वल टू JQ ना, मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, हीट है। हीट के बारे में थर्मल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। किसी भी बॉडी को गिवन हीट या टेकन हीट हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, MC डेल्टा T से निकालते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और वर्क डन के लिए अभी तक हम लोग जितने फार्मूले मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, क्लियर है, वो सारे फार्मूले हम लोग वर्क कैलकुलेट करने में यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, गॉट माई पॉइंट बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी रिलेशन को लेकर के, क्लियर है ना। तो ध्यान देते हैं कैसे करते हैं, लेट अस सी। ये जो बेटा W इक्वल टू JQ है ना, इसमें हम दोनों तरफ के यूनिट्स को सेम रखेंगे, और ये जो वर्क डन है, वर्क डन के फार्मूला हम FS लगा सकते हैं, या फिर FS cos थीटा लगा सकते हैं, या फिर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम हाफ mv² लगा सकते हैं, या फिर mgh लगा सकते हैं एज पर नीड, समझ गए बच्चों। और Q इक्वल टू हम MC डेल्टा T लिख सकते हैं, या फिर ML लिख सकते हैं, जैसा होगा। और इस वर्क डन को भी हम जूल में निकालेंगे, और इसको भी हम जूल में निकालेंगे, और दोनों को निकाल करके डायरेक्ट हम W इक्वल टू Q में प्लेस कर देंगे। और अगर दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं W इक्वल टू JQ का, और जो भी अननोन डेटा होगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे इसकी मदद से, गॉट माई पॉइंट। तो इतनी बात समझ में आ जाती है, क्लियर है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। क्या चीज़ बच्चों, थर्मोडायनामिक सिस्टम, ध्यान देंगे बच्चों, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है। तो ध्यान देंगे बच्चों, गैस इन अ सिलेंडर, गैस इन अ सिलेंडर इज नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लियर है। तो वर्क डन बाय या ऑन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, हमने मान लिया कि इस तरह से कोई एक सिलेंडर ले लिया हमने, क्लियर है, लेट दिस बी अ सिलेंडर, और इसमें क्या है बेटा, ऐसे एक पिस्टन लगा हुआ, मूवेबल पिस्टन है ये, क्लियर है, दिस इज अ मूवेबल पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ है। और इसमें क्या है, कोई गैस फील्ड है, क्या है,
गैस इसमें भरा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं प्रेशर P है, पहले यहाँ तक गैस भरी थी, अगर हम इसको हीट अप करें, यहाँ पर हीट देते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर अगर हम रेज कराते हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पिस्टन ऊपर आ जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है और गैस थोड़ा ऊपर तक बढ़ जाती है। तो ये गैस कितना डिस्प्लेस हो गई, ds मान लेते हैं, और यहाँ पर जो प्रेशर कांस्टेंट है वो P है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कैपिटल A है। तो ऐसे में वर्क डन कितना किया गया ये हम कैसे निकालते हैं? सिंस वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन पता चल जाएगा। अब फोर्स कैसे आता है? प्रेशर इंटू एरिया से आता है, तो P इंटू ए इंटू क्या हो गया, ds, क्योंकि आपने पढ़ा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। गॉट दिस? अरे समझ आया ना बबुआ, ठीक है। तो बच्चों F इक्वल टू क्या हो गया, PA रख लिया। अब ध्यान देना है DW इक्वल टू P हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट क्या दे देता है, चेंज इन वॉल्यूम दे देता है, तो इसे हम DV लिख सकते हैं। तो DW का एक एक्सप्रेशन ये भी आ जाता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? समझ गए बच्चों? और यूनिट क्या आ जाती है, जूल। अगर प्रेशर आपका पास्कल में है और चेंज इन वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में है तो वर्क डन आ जाता है जूल में। गॉट माई पॉइंट? और ध्यान देना बच्चों, अगर टोटल वर्क निकालना है, इससे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, तो कैसे आएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे DW को V1 से V2 के लिए, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, और यहाँ से हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर पाते हैं। यूनिट वही आ जाता है बच्चों, जूल। गॉट माई पॉइंट? तो ये तो रही बात कि वर्क डन कैसे निकालते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। क्लियर है? इसके लिए ध्यान देना बच्चों, ये जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पर मैं हैश पॉइंट लेता हूँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बच्चा तो DV क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और DV पॉजिटिव आने से DW भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब वर्क पॉजिटिव आएगा तो बाई द सिस्टम होगा। क्या होगा बच्चों, बाई द सिस्टम होगा। और यहीं पर अगर हम बात कर लें, टेम्परेचर अगर हम लोअर करेंगे तो वॉल्यूम घट रहा होगा, जिसके चलते DV कैसा आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। इसके चलते DW भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और तब हम कहते हैं वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। सिस्टम का सेंस हमारा बच्चों हमेशा इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक सिस्टम से रहेगा, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि किसी पिस्टन युक्त सिलेंडर के अंदर गैस होती है। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक इतना कंसेप्ट समझ में आ गया कि वर्क डन कब बाय द सिस्टम लेंगे और कब ऑन द सिस्टम लेंगे। गॉट माई पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्क डन बाई प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसे निकालते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया जब हमें डायरेक्ट डेटा गिवन होगा और हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम बता पाएंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। इस बात को हम ध्यान से समझ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ध्यान देना है आप लोगों को और मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व। यानी कि अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया गया है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों? तो लेट्स सी वर्क डन फ्रॉम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अगर दिया गया है तो हम वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। मान लिया मैंने इस तरह का प्रेशर एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और प्रेशर मान लेते हैं पास्कल में। क्लियर है? और आपको ऐसे दिया गया कि ए से बी तक जाने में वर्क डन निकालो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना है। इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर between PV curve and
वॉल्यूम एक्सिस। क्लियर बच्चों, ये होता है। दैट इज मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू आ जाता है बच्चों एरिया ऑफ क्लोज फिगर। क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्लोज फिगर। और वो क्लोज फिगर किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान सुनो। क्या करेंगे, जहां से जहां तक का वर्क डन निकालना है, जैसे यहाँ पर ए से बी तक का निकालना है, तो ए से और बी से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और इसके अंदर ये जो भी शेडेड रीजन बनेगा या क्लोज फिगर बनता है, इसकी हम एरिया निकाल देते हैं। ये ए डैश लेट कर लेते हैं, ये बी डैश है, तो इसकी एरिया हम निकाल देंगे। वही क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। यानी कि बच्चों अगर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालना है तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डैश ए। यानी जहाँ से चलेंगे वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, यानी कि ए बी इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा बी बी डैश। इतना आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, और ध्यान देना है ए से बी तक जाने में चूंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। सिंस मूविंग फ्रॉम ए टू बी वॉल्यूम गोज टू इंक्रीज, इसका मतलब डीबी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। और ऐसे में वर्क डन भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब बाय द सिस्टम आएगा, बाय द सिस्टम आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। दूसरा फिगर लेते हैं, मान लेते हैं ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों। और मान लीजिए कि इस तरह से कोई चेंज हो रहा है, और ये मान लेते हैं हम कि ये सी है और ये कोई पॉइंट डी है, और आपसे कहा गया सी से डी तक जाने में वर्क निकालना है। तो फिर से वही काम करना है, दोनों एंड पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पे क्या कर देना बच्चा लोग, नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। और ये जो भी क्लोज फिगर बन जा रहा है यहाँ पर, उसकी क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यही क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो इसे हम मान लेते हैं सी डैश, इसे मान लेते हैं डी डैश। तो ऐसे में हम निकालेंगे यहाँ पर बच्चों वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बच्चों एरिया ऑफ, ये क्या बन रहा है, ट्राइपीजियम बन रहा है, सी डी डी डैश सी। इसकी हम एरिया निकाल देंगे। और ट्राइपीजियम की एरिया का फार्मूला हो जाता है हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि सी डैश प्लस डी डैश इंटू में परपेंडिकुलर गैप बिटवीन देम, दैट इज सी डैश डी डैश। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से वर्क डन आ जाता है फ्रॉम सी टू डी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सी से डी जाने पर चूंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डी भी कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, जिसके चलते वर्क डन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बाय द सिस्टम आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम आएगा। गॉट माय पॉइंट। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व, बच्चे लोग ध्यान सुनेंगे, अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऐसे वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर है या प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, क्लियर है, इस तरह का अगर आ गया मान लीजिए, और ये पॉइंट सपोज दैट ए है और ये पॉइंट बी है, और चेंज या तो ए से बी हो रहा है या बी से ए हो रहा है, और कहते हैं वर्क डन निकालो। यहाँ पर अगर निकालना वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालना बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो कैसे आया, इससे आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, इससे इस पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, यहीं पर आएगा पॉइंट। और ये कोई क्लोज फिगर नहीं बन पा रहा है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन रही है। और ऐसे में लेंथ तो है लेकिन ब्रेड्थ क्या मानी जाती है, निग्लेक्जिबल, जीरो। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मीन्स ऐसी सिचुएशन में वर्क नहीं करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। क्लियर है बच्चों। यहीं पर एक और इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ, ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इस तरह का है कि पहले चेंज हुआ, ए से बी तक गया सिस्टम, फिर बी से सी तक आया, फिर सी से डी तक गया, और फिर डी से ए पर आ जाता है। क्लियर है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, और देन डी टू ए। मतलब ऐसी प्रोसेस हो कि अपने आप में एक क्लोज फिगर बन जा रहा हो। तो ऐसे में वर्क डन कैसे निकालते बच्चों, ध्यान देना है। तो वर्क डन निकालने में क्या करेंगे हम लोग, या तो अलग अलग पार्ट का वर्क निकाल के ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट ध्यान रखना है इस क्लोज फिगर की केवल एरिया निकाल दीजिए, वही वर्क डन हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ क्लोज फिगर
ABCDA, और ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऐसे में ये क्या आ जाएगा, इसकी एरिया ही क्या आ जाएगी, इतना जूल का वर्क आ जाएगा। और बच्चों ध्यान देना है, अगर ये फिगर क्लॉकवाइज है, कैसा बच्चों, क्लॉकवाइज है, तो फिर वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन कैसा आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। क्लियर है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व। आई थिंक बच्चों ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में, जेईई मेंस एडवांस में और नीट लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्शियस टू योर स्टडी एंड स्टडी डीप, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, बिलीव इन योर सेल्फ, बी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ टारगेटेड। ओके, लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, इसे लाइक शेयर और कमेंट करना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।